देखिए, 5 की पड़ताल में कल भी हमने हरियाणा चुनाव पर बातचीत की थी और बीजेपी की लिस्ट आई थी। उसके बाद में एक चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आया था, बगावत। और ये बगावत सभी को भारी पड़ती है। जैसे ही टिकट का शोर हुआ, बागी चहुं ओर दिखने लगे हैं। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा चुनाव को लेकर इस बार जबरदस्त माहौल बना हुआ है। बीजेपी एक दिन पहले 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, जबकि 3 मंत्रियों, 5 विधायकों और 4 पूर्व मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। 2 मंत्रियों सीमा तिखा और डॉक्टर बनवारी लाल की सीट होल्ड पर रख दी गई है। बीजेपी ने पहले दौर के टिकट बंटवारे के पीछे कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जाट समुदाय के 13, ओबीसी के 17, गुर्जर समुदाय के 5, यादव समुदाय के 5 उम्मीदवार और दलित समुदाय के 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में कई नेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार 8 महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। पार्टी ने असंतुष्टों को साधने की भी कोशिश की, लेकिन लिस्ट आने के बाद उथल पुथल मचना शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अभी तक बात नहीं बन पाने से लिस्ट आने में देरी हो रही है। हरियाणा के सियासी संग्राम पर आज चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन 12 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। बीजेपी की 67 प्रत्याशियों की सूची भी आ चुकी है। कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदें भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बागियों के सामने आने का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला टिकट नहीं मिलने पर खफा होकर इस्तीफा दे चुके हैं। मैं फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। ये वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। नहीं, ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद सिर्फ फैसला मेरा हो गया कि आज सुबह इस्तीफा दे दी। वहीं जिसे टिकट मिला है वो हाईकमान का आभार जता रहे हैं। फरीदाबाद में दूसरी बार टिकट मिलने पर विपुल गोयल ने भारी बहुमत से जीत का दावा किया। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। 2019 में उसने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में उसके सांसदों की संख्या घटकर 5 रह गई है। इसीलिए बीजेपी ने काफी मंथन के बाद ये सूची जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन फिर भी पहले लिस्ट जारी करने में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। ये बात सही है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि जैसे ही लिस्ट आती है उसके बाद कई लोग बागी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे समय पर जब कई मंत्रियों के, कई बड़े चेहरों के टिकट काट दिए गए हैं, तो उसके बाद चुनौती आना बहुत स्वाभाविक है। इस पर बातचीत करेंगे। कमल हांडा जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो मेरे साथ हैं। प्रियदर्शनी सिंह, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ में देवकीनंदन मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय कई बार हरियाणा चुनाव पर भी रख चुके हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय और कमल जी, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। पहले डॉक्टर संजय, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनौती बढ़ी है? बहुत सीधा सा सवाल, क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव के परिणाम, दूसरा आपने देखा कई बड़े चेहरों के टिकट काटे गए हैं, बगावत भी देखने को मिल रही है, कांग्रेस बहुत उत्साहित दिखाई दे रही है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे एनालाइज करेंगे इस बार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण ही होता है, और जो बागी होते हैं, अगर वो लिस्ट को फिल्टर किया जाता है तो निश्चित रूप से अगर 2-3 लिस्ट में नाम होते हैं तो 1-2 लोग छटते ही हैं और एक पर मुहर लगती है। स्वाभाविक है कि बीजेपी ने इस बार जो इनके सर्वे के रिपोर्ट थे या जो इनको फीडबैक मिला था, उसका पूरा इन्होंने ध्यान रखा है, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिस्ट को स्क्रूटनाइज किया और उसको जारी किया है। अभी ये कहना कि कितना इन पर भारी पड़ेगा या ये चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, शायद थोड़ा प्रीमैच्योर होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से इन्होंने संतुलन को साधने की कोशिश की, जाट उम्मीदवारों का भी इन्होंने ध्यान रखा है, महिला उम्मीदवारों का भी ध्यान इन्होंने रखा है,
जिस तरह से ओबीसी उम्मीदवारों का ध्यान रखा है, ब्राह्मण उम्मीदवारों का ध्यान रखा है और सैनी जी का भी ख्याल रखा है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर है, जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होगा उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के कद को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। कई लोगों को टिकट से वंचित किया गया और कई दूसरे दलों से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया गया। पार्टियां ऐसा करती है, एकोमोडेट करती है। तो ये बगावत के सुर तो होते हैं ना, जो उम्मीदवार होते हैं वो तो अपनी बात करते हैं, वो तो अपनी जमीन की बात, अपनी ताकत की बात, खेल बिगाड़ने की बात करते हैं, लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता इस बात को लेकर के चलती है कि आप हमारे इशूज को कितना इकट्ठा करेंगे, हमारे इशूज को लेकर के आप कितना मुखर हैं, इसको लेकर के जनता चीजों को तय करती है। तो एक लिस्ट जारी हुआ है, आने दीजिए उधर से और कौन कौन लिस्ट आते हैं। ठीक है, वो सुर तो कई बार रणनीतिक रूप से इस बात का इंतजार भी किया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि एक लिस्ट आ जाए, उसके बाद में उसके पैरेलल उम्मीदवारों को उतारने में थोड़ा सुलभ हो जाता है मामला विपक्षी पार्टी के लिए। खासतौर पर कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक आम आदमी पार्टी के साथ में जो गठबंधन को लेकर कयास चल रहे थे और लगभग अभी तक मैंने जितना पैनल पर सुना है ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। इस बीच जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, प्रियदर्शनी जी और देवकीनंदन जी दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। देवकीनंदन जी, अभी डॉक्टर संजय को आप जितना सुन पाए, मुझे भी आप बताएं कि एंटी इनकम्बेंसी और पहले लिस्ट जारी कर देना, साथ ही साथ में तमाम समीकरणों का ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी ने कई हद तक स्ट्रैटेजी में अपने आप को आगे कर लिया एक तरीके से विपक्षियों, क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले से आगे है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सत्ता में है, तो आगे तो है ही है। लेकिन देखिए, जब कोई भी पार्टी 10 साल तक किसी भी सरकार में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी और वह एंटी इनकम्बेंसी सामने आई कि वो 400 का नारा नरेंद्र मोदी जी ने खुद दिया और वो 400 के नारे की बात तो दूर, 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। तो एंटी इनकम्बेंसी तो भारतीय वहां हरियाणा गवर्नमेंट में खूब जबरदस्त तरीके से है। उसकी वजह है, आप खुद सोचिए कि मनोहर लाल खट्टर जी को जब सरकार से हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अचानक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी उनके कार्यक्रम में शामिल थे और वो खूब तारीफ करते हैं और सुबह सुबह उन्हें हटा दिया जाता है। जातिगत समीकरण के तहत नायब सिंह सैनी को लाया गया, क्योंकि जाट के बाद सबसे बड़ी तादाद, ऐसा कहा जाता है कि सैनी बिरादरी की है। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो डेटा है, जातिगत डेटा है, वो कहीं भी सही नहीं सामने आकर प्रकाश में आता है। एक तरीके से हेयर से के आधार पर जातिगत डेटा रखा जाता है, क्योंकि जातिगत जनगणना कभी हुई ही नहीं है और उसका कोई डेटा सामने रखा नहीं गया। केवल इतना पता चलता है कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, उनमें से कौन सी कितनी जाति के हैं, एक अंदाजा लगाया जाता है और हर जातियां बढ़ चढ़ करके ये अपने को बताती हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में देखिए, ये थोड़ा सा अलग चुनाव होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो 5 साल पहले चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था पिछले के मुकाबले, और इस बार वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस बिखरी हुई नहीं लड़ रही है जैसे पिछली बार लड़ रही थी। कांग्रेस में इस समय हुड्डा को एक तरीके से आगे कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर दोनों मिल करके लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगी। एक वजह और है, जेजेपी जो उनके साथ थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो शायद जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके किनारे नहीं जाती। इसी वजह से वो किनारे हटी, क्योंकि उसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम रहते हैं, बट वो तो स्ट्रैटेजिकल है ना देवकीनंदन जी की, जाट वोट जो है वो कट जाएंगे, इस तरह की एक रणनीति भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम आप सही कर रहे हैं, ये भी एक रणनीति है। लेकिन आप ये देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसा माहौल है। रणजीत सिंह चौटाला जो है
वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो मिनिस्टर हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। टिकट कटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे दो बातें साफ होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पहले जैसा जो दबाव है, अनुशासन है, वो एक तरीके से खत्म हो रहा है। और जब अनुशासन खत्म होता है तो इस तरह का विरोध स्वाभाविक रूप से ठीक है, सामने काफी आता है। पॉइंट्स हालांकि भारतीय आपने जनता रखे पार्टी हैं। ने मैं थोड़ा और डिटेल कांग्रेस में के देवकी नंदन जी इस पर आपसे बात करूंगा। कमल हांडा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रियदर्शनी जी भी मेरे साथ। प्रियदर्शनी जी, आप फुल टाइम जो है स्क्रीन पर हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो हम देख रहे हैं, आपके मूवमेंट्स को भी देख पा रहे हैं। तो आपने अभी देवकी नंदन जी को सुना और ये बात सही है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एंटी इनकम्बेंसी का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जिस तरह बड़े बड़े चेहरों के टिकट काट दिए गए हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर सतर्क है। अब बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार चुनौती जो है वो पिछले चुनाव से ज्यादा है आपके सामने। प्रवीण जी नमस्कार। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर होती, मैं फ्रैंकली बताऊं तो लोकसभा चुनाव में 10 साल का कार्यकाल करने के बाद भी हम 44 सीटों में आगे नहीं होते। और ये बात हकीकत है, विधानसभा से अगर उस आंकड़े को डिवाइड किया जाए। दूसरी बात कि देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पे जो है एक संस्था नहीं है, ये पूरा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बोलती हूँ कि एक पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक पूरा का पूरा परिवार है। और इस परिवार में देखिए, परिवार में जब आप बोलते हैं कि जिसमें तो जब टिकट वितरण हुआ तो मैं सुन रही थी जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने बोला कि अब डिसिप्लिन खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पार्टी में कभी भी डिसिप्लिन खत्म हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो बड़ी ही जमीनी रूप से उठा हुआ कार्यकर्ता है। इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ प्रवीण जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे खुद के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष से आपने एक तरह से सूबे के मुख्यमंत्री होने का सफर तय किया, ये बहुत बड़ी बात है। खट्टर साहब जो थे वो संघ के प्रचारक थे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंत्री बने हैं, एमएलए बने, जो संघ के प्रचारक थे या पार्टी से एकदम आम कार्यकर्ता की तरह जुड़े हुए हैं। ना ही कोई परिवारवाद है, ना ही कोई ऐसा किसी का कोई बंटी बबली की जोड़ी बनाई हुई है, ना ही कोई बापू बेटी की जोड़ी बनाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रवीण जी। हमारे यहाँ जो बातें होती हैं वो संयुक्त रूप से होती हैं। और ये जो बागी सुर देखने को मिल रहे हैं, मंत्रियों के टिकट कटे हैं, नाराजगी है, कई लोग इंडिविजुअल लड़ने का भी विचार कर, हमने पहले भी इस पर बात की, आपको याद होगा। और साथ ही साथ में अब जो है, अब तो मामला और बढ़ गया क्योंकि बड़ी तादाद में टिकट काट दिए। मुझे लगता है इस अनुशासनहीनता की वो बात कर रहे थे कि अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्र का चुनाव लड़ा दिया, इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी का हुआ, लेकिन सब लोग ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे और पार्टी के साथ इंटैक्ट कार्यकर्ता के तौर पर बने रहेंगे, ऐसा नहीं दिखता इस बार के चुनाव में। नहीं, देखिए, सब बनेंगे। और मैं बता रही हूँ, देखिए, जब पार्टी में इतने सारे लोग टिकट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो जाती है। और ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और किसी को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये बड़ी नेचुरल सी चीज है। लेकिन प्रवीण जी, मैं आपको बता रही हूँ, अंत भला तो सब भला। आप अंत में देखेंगे कि सब संयुक्त होकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो ये 67 जो कैंडिडेट्स आपने देखे, एक एक कैंडिडेट पे, एक एक सीट पे विस्तार पे चर्चा हुई है। 5 बारी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी की बैठक हुई है। ना कि ऐसा हुआ है कि जैसे कांग्रेस में जब जैसे ही सेंटर में ये नाम गए तो उसके बाद राहुल बाबा या राहुल गांधी जी, श्री राहुल बाबा इतना घबरा गए कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से अब हमें गठबंधन करने की जरूरत है। क्योंकि पहले तो ये लोग हुंकार मारते थे कांग्रेसी कि नहीं, हमें कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं। हुड्डा साहब की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने बोली है कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, हमें उनकी क्या जरूरत है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है हुड्डा साहब की। वो क्लिप मैं आपको भेज दूंगी प्रवीण जी, देखिएगा, उसमें बाकायदा हुड्डा साहब ये बात बोल रहे हैं। तो अचानक आपके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि ठीक है, ये तो इनका मसला है, इस पर तो मैं कमल जी से बात कर लूंगा। वो तो आप लोग क्या इससे प्रसन्न हो रहे हैं या आप लोग इससे घबरा रहे हैं, वो उस पर मैं आ सकता हूं, क्योंकि आप गठबंधन करते नहीं करते स्ट्रैटेजिकल फैसला। मैंने शुरुआत में भी कहा कि रणनीतिक रूप से एक तरह से बाजी मार ली। जब मैं देवकी नंदन जी से ये प्रश्न कर रहा था तो मैंने ये बात रखी। मैं खुद भी मानता हूं कि लिस्ट को जारी करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होता है और राजनीतिक दलों में एक होड़ भी होती है। हमने देखा कर्नाटक
में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और फिर उनको फायदा भी मिला था, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कमल जी, दो तीन आप मैं चाह रहा था कि बहुत सारे सवाल हैं, अभी आप लोगों की लिस्ट नहीं आई है, इसलिए मैंने अंत में आपका सवाल रखा इस ओपनिंग कमेंट में। सबसे पहली चीज तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कॉम्बिनेशन हो चुका है? अभी तक बड़ा संशय रहता है, या आप लोग किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं? सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है? क्या यही वजह है जिस वजह से अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है? प्रवीण जी, आपको नमस्कार। दोनों राजनीतिक विश्लेषकों को भी नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। अधनंगा रहकर जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अधनंगा रहकर जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसे महात्मा गांधी कहते हैं। जो दिन में 5-6 बार कपड़े बदलकर देश को झूठ बोलकर लूटे, उसे जुमलों की आंधी कहते हैं। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, मगर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो सर, अभी आपने जैसा बता ही दिया कि हमारी लिस्ट नहीं अभी आई है, इट इज येट टू बी अभी हमारी सेंट्रल लेवल पे भी अभी हमारी डिस्कशन होंगी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ अभी कि हमारे हरियाणा में अभी तक यही है कि हम 90 सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। ठीक है, ये मैं आपको बात स्पष्ट कर रही हूँ, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहती हूँ। बड़ा स्टेटमेंट है, आप कांग्रेस प्रवक्ता है, मतलब हम ऐसा माने कि आम आदमी पार्टी और आपका गठबंधन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी। मेरे को जब तक ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी सर, मैं नहीं मानूंगी, ना मैं झूठ बोलूंगी, क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूं। मैं दैट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, वन थिंग। दूसरी बात, ये बड़ी ऊंची ऊंची फेंकती हैं। अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी में थी, तब बीजेपी की बुराई कर रही थी, और इन्होंने मेरे को कहा मेरे को आम आदमी पार्टी से निकाला गया। मेरे को तो 6 महीने मत जाइए कमल जी प्लीज, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, निजी टिप्पणियां मत कीजिए। देखिए, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नहीं रहता, ये टिप्पणियां ये इस मंच पर मत करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इन्होंने हमारे राहुल जी का नाम कैसे लिया, आपने टोका उसको? अब नहीं मालूम होता कैसे उसने राहुल बाबा का आपत्तिजनक है। इनको बोलिए सुन ले कि कितने बाबा हैं, अमित बाबा हैं, न मोदी बाबा हैं, इनके प्रदेश में खट्टर बाबा हैं, नायक बाबा हैं। देखिए, इंटरफेयर करेंगे, आप इनको रोकेंगे या मैं चुप हो जाऊं? आप इनको बोलने दीजिए, फिर बात नहीं आएंगी। आप खुद भी नहीं सुन रही हैं। प्रियदर्शनी जी, एक मिनट रुकिए। प्रियदर्शनी जी, एक मिनट। कमल जी, आप भी शांत रहिए, एक मिनट। प्रियदर्शनी, एक जगह ये कैसा डिस्कशन होगा? कैसा डिस्कशन होगा? नहीं सर, मेरी बारी है। मैं कमल जी एक बात आपको बता देता हूं, 1 मिनट प्रियदर्शनी जी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। कमल जी, आपने एक निजी टिप्पणी की है, राहुल गांधी या आप भी बीजेपी के नेताओं के विषय में बोल रही हैं, ये अलग बात होती है। आप किसी पैनलिस्ट के बारे में निजी टिप्पणी करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अब आप कह रही हैं कि उन्होंने क्या आप उस पर जवाब दे रही हैं, आप काउंटर कर रही हैं। आपने एक पूरी शेरो शायरी पढ़ दी, आपने प्रधानमंत्री मोदी के विषय में क्या कहा, आपने अपनी शायरी के ओपनिंग कमेंट में क्या कहा। अब मैं किस को टोकता रहूं? आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, उसको अनइंटरप्टेड बोल रही हैं। आपने गलत बात कही है भाई, आपने एक पर्सनल टिप्पणी करी है। 1 मिनट, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप भी टाइम बर्बाद मत कीजिए। 1 मिनट इनका ऑडियो डाउन करिए। कमल जी, मुझे नहीं लगता कि आप गरिमामयी तरीके से बात कर रही हैं, मैं माफी चाहूंगा, आप बिल्कुल ठीक तरीके से बात नहीं कर रही हैं। मेरे पास पर्याप्त रूप से विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। आप पार्टी का पक्ष रखना चाहती हैं, आप पार्टी का पक्ष रखिए। आप बहुत निजी बातें कर रही हैं, आपका कमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। देवकी नंदन जी, ये तो एक निजी तौर पर होता है, प्रवक्ताओं की अपनी सोच भी होती है, अपना बोलने का तौर तरीका भी होता है, उसमें कई बार गड़बड़ाते भी हैं वो, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक बात जो आई है पार्टी की लिस्ट डिले होने की, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौतियां बहुत सारे मोर्चों पर हैं। शैलजा जी का अलग चल रहा है, भूपिंदर हुड्डा अलग चल रहे हैं। ये वाली चुनौती कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? हमें तो बोलने ही नहीं देंगे आप। लेकिन दो इससे जो पहले जो 19 में चुनाव हुआ था, 19 के चुनाव और 24 के चुनाव में फर्क है हरियाणा में। 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो कुमारी सैलजा के नेतृत्व में चुनाव लड़े विधानसभा का या हुड्डा के नेतृत्व। लेकिन इस बार पार्टी ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि इस बार हुड्डा जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और इसी वजह से कुमारी सैलजा को किनारे कर दिया गया है। देखिए, कुमारी सैलजा का जो प्रभाव है वो करीब 10-12 सीटों पर है, और पार्टी उनसे बात कर रही है, लगातार बात कर रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस बार का जो चुनाव है और जो दिख रहा है जिस तरीके से हुड्डा फैमिली को राहुल गांधी तवज्जो दे रहे हैं,
इससे एक बात साफ हो गई है कि हुड्डा साहब की ही चल रही है, और जब टिकट का बंटवारा होगा, उसमें जब लिस्ट आएगी, नाम आएंगे, तो भी ये बात आपको देखने को मिलेगी। और इस चुनाव की सबसे बड़ी जो खास बात है, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप देखिए 2024 लोकसभा चुनाव मई में खत्म हुआ, और अब जो हम इस समय हम बात कर रहे हैं सितंबर में, मई से लेकर के लगातार सितंबर तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वो केवल पॉलिटिकल अपना काम कर रहे हैं। उनके बारे में एक बात फैलाई जाती थी या चलन में थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर रह करके हर चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। लोकसभा का जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उतना उन्होंने मंथन नहीं किया था जितना राहुल गांधी इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के मंथन कर रहे हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का एक जैसा हाल है, और यहाँ पर भी हरियाणा में भी यही हाल है। टिकट पहले कौन देता है मायने ये नहीं रखता है टिकट, बल्कि जो पहले देता है और जो बाद में देता है वो अच्छी रणनीति बना पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि किस सीट पर हमारे सामने कौन लड़ रहा है, उससे कौन। हालांकि मुझे लगता है मतलब जितनी मेरी समझ है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हम हालात को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, दोनों अलग अलग है। हाँ, लेकिन वहां पर जैसे हालात है, यहाँ पर वैसे हालात हैं। थोड़ा डॉक्टर संजय, मुझे भी थोड़ा सा इस बारे में आप रोशनी डालें कि राहुल गांधी की गंभीरता बड़ी है, दूसरी बड़ी बात हुड्डा साहब को आगे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देवकी नंदन जी की तरफ से आए हैं। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस को मजबूत दौर में दिखाते हैं, या ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है? नहीं, कांग्रेस हरियाणा में मजबूती के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, और उसका रिफ्लेक्शन तो दिखा लोकसभा के चुनाव में, जो कांग्रेस ने परफॉर्म करके दिखाया। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है, दावे प्रति दावे के हक सबको हैं, लेकिन कांग्रेस की ताकत वहां बढ़ी है। रह गई बात कि कुमारी शैलजा वो शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बताने दिखाने की कोशिश कर रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा का ग्रामीण क्षेत्रों में एक अपना प्रभाव है, लेकिन उसके बाद भी पदयात्राएं अलग अलग चल रही हैं। कांग्रेस पैचअप करने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि हुड्डा साहब भी और शैलजा भी, रणदीप सुरजेवाला भी, और भी एक दो धड़े हैं जो मुखर तो नहीं है, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें ना हो, ताकि हमारे पर कतर दिए जाए। उनको पैचअप करने के लिए बार बार बात चल रही है, और जो उनके आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो इन लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में है हरियाणा में, ये तो बताया जा सकता है। जहां तक आप पार्टी के साथ इनका ये की बात है, तो लगता है सीटों को लेकर के चाहे जो खींचतान चल रही हो, कि आप पार्टी चाहती है कि 10 सीटों पर कम से कम हम गठबंधन में जाएं तो चुनाव लड़ें, कांग्रेस शायद 5 या 7 सीट उन्हें देना चाहती है। मामला वहां पर जाकर के ठहरा हुआ है, लेकिन ये चीजें समाप्त नहीं। हाँ, ये इतना आसान इसलिए नहीं है, मुझे भी लगता है, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन जो नतीजे आएंगे उसमें बड़ा मामला फंसेगा। साथ में सरकार चलाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। मैं आऊंगा कमल जी, आपका कमेंट लूंगा मैं। पहले एक चर्चा जिस सुर में चल रही है, कमल जी आप पैनल पर मुझे नहीं लगता पहली बार बैठी हैं, मुझे नहीं लगता, मेरे साथ आप पहली बार बैठी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता है कि एक डिसेंसी होती है। आप बार बार जिस तरीके से बात करिए, आप मुद्दों को तो देखिए, क्या बात चल रही है, एक मिनट उस बात को पूरा होने दीजिए। साएं बात ही नहीं करनी, मैंने मुद्दों पर ही बात करनी है सर। बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? सारे मुद्दे हैं हमारे पास। पहले मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं, जो हमारे राहुल बाबा के लिए बोलती हैं और परिवारवाद की बात करते हैं, और कभी ये इनके प्रवक्ता ये भी कह देते हैं कि राजा का बेटा राजा। तो मैं इनको पूछना चाहूंगी, क्या किरण चौधरी जो लेकर गए, क्या वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं था? बिश्नोई परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? बंतो कटारिया, वीरेंद्र सिंह का बेटा, मतलब इनके यहाँ तो कितने एग्जाम्पल है, केंद्र के तो मैं 10 गिना दूं परिवारवाद की बात पर। ठीक है जी, नायब इन्होंने कहा कि हमें कोई भी सीएम बन सकता है। भाई प्रधानमंत्री केंद्र से आती पर्ची मंत्री बनाते हैं, ये पर्ची से मंत्री हम बनाते हैं ये लोग। केंद्र से जिसका नाम आएगा, अनुभव इनको चाहिए। एक रबड़ स्टैंप गई खट्टर जी, दूसरे नायब जी आगे खट्टर जी। ठीक है जी, दूसरी बात, अलग अलग यात्राएं तो वो भी कर रहे हैं, नायब जी अलग कर रहे हैं, खट्टर जी अलग कर रहे हैं, विज साहब अलग यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में भी जरा रोशनी डाल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि
भाजपा की टिकटों की भी बात अब मैं चाहूंगी कि मिश्रा जी जरा कर लें कि भाजपा की टिकटों की बात हमारी तो आप कह रहे हैं कि शैलजा का गुट अलग है, फलाना गुट अलग है, इनके यहाँ सब अलग अलग कर रहे हैं। राव इंद्रजीत ने और विज के कैसे बागी सुर थे वो आप भी जानते होंगे, मिश्रा जी मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। ठीक है, दूसरी बात मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ आपके चैनल के पटल पर अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इन्होंने हमारे होर्डिंग्स उतारे हरियाणा में, इसका जवाब कोई नहीं देता क्यों उतारे, क्यों बौखलाए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके वित्त मंत्री जो सीएम के बाद दूसरे नंबर के मंत्री होते हैं, उन्होंने कहा कि जनता रूस रही है, कांग्रेस की सरकार बन गई तो केंद्र की सरकार 6 महीने में गिरा देगी। इस बात पर किसी का कोई जवाब नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। बाकी ये जो ऊपर से एक जिसे कहते हैं ना कहावत है, एक तो कोड ऊपर से खुजली। कंगना रनावत ने क्या बयान दे दिया हमारे किसानों के बारे में, अन्नदाताओं के बारे में, कि रेप करके लाशें उन्होंने पेड़ों पर टांगी हैं। सुनते ठीक है, जाइएगा। बहुत मल्टीपल इश्यूज हो गए। सुनिए सर, आपने अब क्या आप चाहती हैं कि मैं पूरा टाइम आप ही को बोलने दूं, मैं बाकी किसी को नहीं 2 मिनट अभी पहले तो मेरा चांस मिला नहीं, प्लीज नहीं, आपको काफी, मैं आपको क्लिप भेजूंगा, उसमें आप टाइम देखिएगा कि आपने कितना टाइम लिया है। रुकिएगा कमल जी, रुकिएगा। कई सवाल आए हैं, प्रियदर्शनी जी, होर्डिंग का सवाल आया है, टिकटों का सवाल आया है, वंशवाद पर आप पर कई सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। जी जी प्रवीण जी, मैं एक एक करके जवाब दूंगी। पहली बात की इन्होंने बोला कि रबर स्टैंप, तो सबको मालूम है प्रवीण जी, आप भी सीनियर एडिटर हैं, तो सबको मालूम है कि किस तरीके से कौन वंशवाद का प्रयोग करता है और कौन कहां से आता है और कौन रबर स्टैंप था। मनमोहन जी क्या थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और जब उनकी खुद की जो बायोग्राफी आई है उसमें उन्होंने खुद इस बात की व्याख्या की है और किस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के किस तरीके से उन्होंने अध्यादेश फाड़े हैं और क्या बचपने वाली हरकतें की हैं। वो सवाल जो उनका है, उन्होंने कई नाम लिए हैं कि आप लोगों ने भी जो है कई परिवारों के लोगों को टिकट दिया, उस पर आप अपनी हम बात कर रहे हैं साउथ हरियाणा की, क्योंकि मैं साउथ हरियाणा से आती हूँ और साउथ हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। तो और आरती राव जी की जो ये बात कर रही है, तो आरती राव जी से मेरा पर्सनल बहुत अच्छा इक्वेशन है। आरती दीदी के बारे में, आरती राव जी के बारे में मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई मेहनती लेडी हैं प्रवीण जी। जमीन पे एक एक कार्यकर्ता उनके पास जाता है और काम करवाता है। ऐसा अगर होता कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अगर पद और प्रतिष्ठा मिलनी होती, तो यहाँ पे जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी, बड़े हुड्डा जी और छोटे हुड्डा जी ने जैसे कि कब्जा कर रखा है और सेंटर में जिस तरीके से परिवारवाद है, ये किसी मुझे नहीं लगता कि अब ये इतना बड़ा मुद्दा रह जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था, वंशवाद की राजनीति जो है वो खत्म होनी चाहिए, इस बात को कहा है, ये इसलिए गंभीर दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा का चुनाव हो, किसी राज्य का चुनाव हो, हम देखते हैं कि टिकटों के वितरण में ये कई जगहों पर देखने को मिलता है। प्रियदर्शनी जी, एक आपकी बात जो है उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। मैं ये भी चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहलवानों किसानों का विरोध नहीं है, और साथ ही साथ में आप लोगों को कई लोगों के टिकट काटने पड़ते हैं, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ता है, लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद बीजेपी अच्छा कर रही है, इसका कोई एक ठोस एक तस्वीर मुझे बताइए। देखिए, ठोस तस्वीर देखिए प्रवीण जी, इसी से पता लगती है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम 44 सीटों पे विधानसभा में, अगर लोकसभा के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो आगे हैं 10 साल के कार्यकाल के बाद, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जिस तरीके से टिकट वितरण हम लोगों ने किया है, मैं एक एक कैंडिडेट को देख रही थी, कल जैसी ही लिस्ट आई तब भी मैं कहीं डिबेट पे ही थी और उसके बाद बहुत एकदम विस्तार में चर्चा भी हुई उसके ऊपर। और जिस तरीके से कैंडिडेट्स का इन्होंने चयन किया है, एकदम साफ बताता है प्रवीण जी कि हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि देखिए, ऐसा व्यक्ति जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, जो जनता के मुद्दे सुनेगा, जिसको जनता पसंद करेगी, अंत में तो सरकार वही बनाएगा ना। तो आप चुनाव तब जीतते हैं जब आप जनता के करीब होते हैं। जब आप पैराशूट से कैंडिडेट्स लेके आएंगे जिनकी जनता पे पकड़ नहीं होगी, तो ऐसे ही होगा। जब आप मंत्रियों के टिकट काटे गए, कांग्रेस हम माने ना माने, प्रियदर्शनी जी, मंत्रियों और सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए हैं, किसी पैराशूट लैंडिंग की बात नहीं हो रही, यानी उनको पसंद नहीं कर रही है जनता। इससे क्या मैसेज गया? कहीं ना कहीं पार्टी ने जो 3 सर्वे करवाए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो ये लगा है उनको कि ये परफॉर्मिंग उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। देखिए, कम से कम हमें इस बात पे तो हमें तारीफ करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की, इसलिए नहीं कि मैं अपने पार्टी से बोल रही हूँ, इसलिए तारीफ कर रही हूँ, मैं वाकई ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें तारीफ करनी चाहिए कि अगर आप नॉन परफॉर्मिंग है तो आपको नहीं झेला जाएगा, आपको नहीं कंटिन्यू किया जाएगा।
आपको सिर्फ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में आपको काम करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, टिके रहने के लिए एक ही मंत्र है, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। दूसरी बात प्रवीण जी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए डरी हुई है और अपना डर इनको साफ दिख रहा है। जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी सीटों अपने कैंडिडेट्स को नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका अंतर्कलह एकदम जमीनी रूप पे आ जाएगा। और इनके यहाँ तो हमारे यहाँ मैं बता रही हूँ कोई भी अंतर्कलह इस किस्म का नहीं हुआ, लेकिन इनके यहाँ जैसे 2019 में हुआ था कि रणदीप जी, सूरजवाला जी और शैलजा जी और हुड्डा साहब तीनों ने बोला 10 तुम रख लो, 10 तुम रख लो, 10 तुम रख लो। इस तरीके से टिकट वितरण हुआ था इनके यहाँ, और इस तरीके से इनके यहाँ टिकट वितरण होता है। ठीक है, वो उनका मसला है, वो उनका मसला है, वो उनका मसला है, तो वो उनसे मैं सवाल करूंगा, क्या तीन मोर्चों पर अलग अलग टिकट या बड़े चेहरों का होना, क्योंकि कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर ज्यादा बड़े चेहरे हैं अगर राज्य की राजनीति को देखा जाए तो आपको लगता है इस वजह से कमल जी ये डिले हो रहा है? सर मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन हमारी पहले तो प्रदेश लेवल पर हमारी होकर जाएंगी। आपको ये मालूम होगा 2556 आवेदन आए थे, उसमें से हम 3-3 पर सीट हम सेलेक्ट करके हम सेंट्रल कमेटी को भेजेंगे। वो भी अपना सर्वे करे आएंगी, आकलन करेंगी, देखेंगी किसकी कितनी पैठ है, किसने कितना काम किया है, उसके बेस पर उनको जो है टिकटों का वितरण किया जाएगा। दूसरी बात, ये कैसी झूठ बोलती हैं, ये सारे भाजपाइयों की आदत है। झूठ बोलेंगे कि हम 44 सीट पर आ गए, यानी कि आपकी 40 आई थी, अब 84 सीटों पर है। अरे 20% वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, इनका 12% घटा। 46 हमने विधानसभा सीटें हमने कवर कर ली लोकसभा की सीटों 5 सीटों में, ठीक है। जब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इनके टाइम पर इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पर कटाक्ष, कांग्रेस के लिए बातें, कांग्रेस के खिलाफ बातें, लेकिन अपने मैं कहती हूँ झांकने को एक अच्छी जगह अपना गिरेबां भी है। आपको हरियाणा के मुद्दे बता देती हूँ। अभी आप कह रहे थे कि सिंगापुर जैसे हम बनाएंगे, अरे 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। वो कब बनेगा? 10 साल हो गए, लेकिन काम नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन भी लगता है पैक होकर पीएमओ के ऑफिस में पड़ी है। और सुनिए, कर्मचारी, डॉक्टर, ड्राइवर, पहलवान, युवा अग्निवीर योजना, आशा, आंगनबाड़ी, और आपको बताऊं सरपंच, 754 किसानों की हत्यारी ये सरकार। और झूठ तो ये इनके कहते हैं हम 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सर। और बताना चाहूंगी, एमएसपी पर लेकर अगर आपने दे रहे हैं फसलों पर पैसे, तो किसान हमारा अन्नदाता धरने पर क्यों? सरपंचों को भी 1 रुपया नहीं मिला, जो 21 लाख की घोषणा हुई थी। हमारे होर्डिंग्स उतारे गए, मैंने आपको बताया, लेकिन इनका जवाब नहीं। दलाल साहब की कमेंट का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे। दूसरी बात, HKRM भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, जिसकी ये खर्ची पर्ची की बात करती हैं। ये 3 करोड़ नगर लेते हुए कौन पकड़ा गया? HPSC में 8 अधिकारी सस्पेंड किए गए। सबसे बड़ा, और प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हुआ? 1966 से लेकर सर 2014 तक सिर्फ 56 से लेकर 60 करोड़ तक का कर्जा था, जिसमें बहुत काम किए हमारी कांग्रेस की सरकार ने। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और डेकोरेशन, और मुझे लगता है शायद ग्लैमर से बहुत प्रभावित है इनके आका, इसीलिए हर जगह लाइटें जहां जरूरत भी नहीं है। कोई पर्यावरणविद भी नहीं है इनके पास, इंटेलेक्चुअल्स तो है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दलाल के हाँ, 1 मिनट, ठीक है, आप आराम से झूठ बोलती हैं। 1 मिनट सर, एक तो ये झूठ बोलती हैं दबाकर, सारी बातों पर झूठ, कांग्रेस पर कटाक्ष करे बिना इनका वाक्य पूरा नहीं होता। कोई भी भाजपाई हो, मुझे पता है इनका कांग्रेस पर अपना ये नहीं देखते। मैं कहती हूँ ना, एक झांकने को एक अच्छी जगह अपना गिरेबान भी है। दूसरी बात ये कि नायब जी की तो चलती नहीं, वीडियो देख लें जरा जाके, भाजपा की प्रवक्ता उधार के सिंदूर पर 10 में से 6 उधार के थे सर, नारे 400 पार के थे। उधार का सिंदूर लेकर कब तक क्या कितनी सारी बातें कमल जी आप एक साथ बोले जा रहे हैं, धारा प्रवाह। ठीक है, आपके मुद्दे वाजिब हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके उनको रखें आप, जो थोड़ा तर्क संगत भी लगे। हम सारी चीजों को ले आएंगे, हम केंद्र के मुद्दे, राज्य के मुद्दे, तो चर्चा जो है। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप प्रियदर्शनी जी, ताकि मैं डॉक्टर संजय और देवकीनंदन जी के पास जी प्रवीण जी कमल हांडा स्क्रिप्ट लेके आती है, वो स्क्रिप्ट को उनको पूरा करना होता है। ठीक है, देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, खैर मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलती हूं, कोई बात नहीं, वो आपकी बोलती हूँ कि हमें वो दिन याद चलिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आपने मुद्दे लिख रखे हैं और अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कोई गलत बात नहीं। ठीक है, अच्छा है। बिना पढ़े ये मुद्दे बता देती हूँ। 10 साल में जब हुड्डा साहब का कार्यकाल था, तब हमारी बहनों को जब गैस का सिलेंडर चाहिए होता था प्रवीण जी, तो वहां पे 4 से 5 दिन वेट करना पड़ता था। और ये वही हुड्डा साहब हैं प्रवीण जी,
जब इनके पास कोई कर्मचारी किसी मुद्दे पे चला जाता था तो ये ओपन फायरिंग करवा देते थे। अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो आप इतने टेन्योर देख चुके हैं। मैं एकदम करेक्ट बात बोल रही हूँ। ठीक है, अब तो आपको अपने काम पर लेना है ना। हुड्डा साहब ने क्या किया था पर थोड़ी वोट लेना है आपको, उनके खिलाफ बोल बोल के आपने क्या किया वो बताते आप इस टाइम में तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं प्रवीण जी, देखिए अगर हम अपने काम, हमारे पास तो एक नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री है। पहली बार अगर 7th पे कमीशन अगर किसी ने लागू किया, किसी भी प्रदेश ने लागू किया प्रवीण जी, तो हम लोगों ने लागू किया है। अगर आज हम बात करें कि पेंशन की बातें, तो 3,000 रुपए का पेंशन आज हमारी ताई और चाचियों को आ रहा है। इनके समय में 1,000 आता था। ठीक। और नौकरियों की जहां तक बात करें, नौकरियों की बात करें प्रवीण जी, तो हमने अपने कार्यकाल में 1,40,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई है। और इन लोगों ने अपने कार्यकाल में 80,000 से भी कम नौकरियां कार्यकाल में दी है। इनेलो का जब कार्यकाल था तो 15,000 नौकरियां थी और हम 50,000 और दे रहे थे। वो तो अचानक और बताइए, नौकरी हो गया, पेंशन हो गया, और लगाते, पेंशन, नौकरी और पेंशन, नौकरी, पहचान पत्र, आज पोर्टल के कारण प्रवीण जी, आप ये देखिए, आज हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। आज पोर्टल से मात्र आज आपको बीपीएल कार्ड मिल जाता है, आज हैप्पी कार्ड। मैं चाहूंगा कि आप भी उपलब्धियां जो है ना वो उसको थोड़ा सा एक ऐसा जॉल डाउन करें कि इन्होंने अपनी चीजों को बताया, आप भी उसको मैं चाहूंगा धारा प्रवाह एक एक करके बेसिकली हम ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी किन बातों को बताते हुए अपने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर जा रही है, वो मैं आपसे पूछूंगा, इत्मीनान से पूछूंगा। डॉक्टर संजय, वैसे आपको क्या मुद्दे लगते हैं जो इस बार जमीन पर मुद्दे होंगे? क्या यहाँ चेहरों की लड़ाई है, एंटी इनकम्बेंसी ही हावी रहेगी, इसी की लड़ाई चल रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और मुद्दे होंगे जैसे पहलवान, किसान, बहुत सारी चीजें आई? हरियाणा का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? कौन सी चीजें आपको लगता है कि हावी रह सकती हैं इस बार? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है ना। जब कोई भी सत्ता में कोई सरकार 10 साल रहती है तो स्वाभाविक है कि सरकार से अपेक्षाएं होती है और कोई जरूरी नहीं है कि सरकार सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, तो एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन जो एक स्लोगन दिया जा रहा है खास करके विपक्ष के द्वारा कि किसान नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं, जो यहाँ के जो सैनिक के लिए जो लड़के अग्निवीर योजना को लेकर के उनके मन में नाराजगी है, ठीक है, ये सरफेस पर ये चीजें हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए और जिस तरह से टिकट इन्होंने बीजेपी वालों ने पहले लिस्ट में जारी किया है, उसमें इन्होंने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। और जब सामाजिक समीकरण सध जाता है तो कुछ चीजें डाइल्यूट हो जाती है, कुछ जो अपेक्षाएं होती हैं या किसी बात को लेकर के नाराजगी होती है तो वहां जाकर के चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। इन्होंने जाट का भी ख्याल रखा, ओबीसी का भी ख्याल रखा, ब्राह्मण का भी ख्याल रखा, दलित का भी ख्याल रखा, गुज्जर जो समाज है उनको भी उन्होंने ओबीसी में सोशल इंजीनियरिंग आप कह रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है, ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है? जी, तो सोशल इंजीनियरिंग हर चुनाव में, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सोशल इंजीनियरिंग एक सच्चाई है और ये भारत की सच्चाई है, राज्यों की सच्चाई तो है ही। इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करना होगा। रह गई बात कि जो सत्ता में पार्टियां होती हैं वो उपलब्धियों को लेकर के जाती है, कमल जी आऊंगा मैं आपके पास, कनेक्ट होती है नहीं होती है वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए पहले तो ये तय तो कर ले कि इनका एक नेता कौन है। क्या ये भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या कुमारी शैलजा को भी एक क्लब करके चलेंगे या राष्ट्रीय जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? जैसे देवकी नंदन जी ने कहा कि हुड्डा साहब को जिस तरह फ्री हैंड दिया गया है, उनका चेहरा प्रोमिनेंटली सामने आ रहा है, बाकी लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से सामंजस्य भी, यानी हुड्डा जो है उनकी ताकत अब भी बरकरार है। इसका उत्तर जो मुझे अभी तक समझ में आया पैनल पर। नहीं, तो अगर ताकत बरकरार है तो ठीक है। जो लोग हैं जो अंदर से बगावती सुर अपनाएंगे वो बड़े खतरनाक होते हैं, जो बैक बाइटिंग जो करेंगे। तो हुड्डा साहब से अगर सहमति होती तो पद यात्राएं तो अलग अलग नहीं न होती कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते तो ये शहरी क्षेत्र में जाते, और फिर पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर पार्टी ने एक चेहरा को भूपेंद्र हुड्डा साहब के ही नेतृत्व में तय किया कि हम हरियाणा का रण जीतेंगे, तो फिर बाकी लोगों को ये छूट क्यों? तो ये चीजें हैं कि क्या कांग्रेस समय रहते इस डैमेज कंट्रोल को पैचअप कर लेती है
या नहीं कर पाती ठीक है। इस पर भी चीजें रहेंगी। और जब आप तय कर लेंगे, मैं समझ उसके गया, बाद आपने जब दो आप- बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। अगर इसको मैं समअप करूं तो सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हरियाणा के चुनाव में, और दूसरा कांग्रेस के सामने अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा है तो उनकी जो आपसी सिर फुटअव्वल है वो एक चुनौती भी है। हाँ जी कमल जी बोलिए आप, ये एक तरह से सवाल भी है आपके लिए। जी हाँ जी, डॉक्टर संजय ने जो बोला कि अलग अलग खेमे हैं, जरा मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, शायद भूल रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, कि सिर फुटअव्वल भाजपा में कितनी है। आपने देखा है ना कैसे बगावती सुरों बोला, शायद आपने बोला या दूसरे चुनाव मिश्रा जी ने बोला, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इनके यहाँ कितनी सिर फुटअव्वल है वो आप भी देख लीजिए। जूतों में दाल बंट रही है, कैसे कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं, और वो सब आपने इनकी बात नहीं की, हमारी यात्राओं की बात आपने कर दी। लेकिन नायब जी अलग यात्रा करें, विज साहब अलग करें, राविंद्र जी अलग करें, खट्टर जी अलग करें, उनकी भी जरा बात कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता सर, बैलेंस हो जाता। दूसरी बात, HKRM की बात इन्होंने की। HKRM की जो ये बातें करती हैं, हमने इतनी नौकरियां दी, जरा इनको बोलिए अच्छे से अपनी ज्ञान लेकर आया करें। झूठ हमेशा इनका चलेगा नहीं, खास करके जब कांग्रेस की प्रवक्ता सामने हो। हम सच पर बात करते हैं। हमने 1.5 लाख नौकरियां हमने दी सिर्फ टीचिंग प्रोफेशंस में, और 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े। HKRM की जिसकी बात करती हैं वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है सर, दैट इज डिप्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसमें 1 साल की नौकरी है, उसके बाद यू आर आउट, यू विल बी किक्ड आउट। दूसरी बात, किसी ने कहा, मुझे याद नहीं कौन से विश्लेषक ने कहा, करिश्माई नेता बोला। नहीं वो ये कह रही है, एक मिनट, एक मिनट, यही तो होता है, दो लोग बोलेंगे तो कुछ अर्थ का अनर्थ निकल आएगा। उन्होंने ये कहा कि वो नौकरी परमानेंट नहीं है, एक बार काम हो जाता है उसके बाद हटा दिया जाता है, वो ये कहना चाह रही थी। ठेकेदारी प्रथा है वो, सुनिए HKRM की जिसको बात करते हैं ये। दूसरी बात, किसी ने बोला करिश्माई नेता, झूठ बोलना अगर करिश्मा है तो करिश्माई हो सकते हैं नेता। और अनुशासन, तानाशाही अगर अनुशासन है, एक ही आदमी की चलती है, तो वाकई में मैं भी कहूंगी, मैं सहमत हूं जिन्होंने भी चुनावी विश्लेषक ने कहा कि अनुशासन है भाजपा में, तो मैं मानती हूं अगर तानाशाही को आप अनुशासन कहते हैं तो ठीक है, ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया ये नहीं है। ठीक है कमल जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी, आप प्रियदर्शनी जी आप भी बोल लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि इस पर आप नहीं बोल पाए। पर नहीं प्रवीण जी, मुझे कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि देखिए आप वक्त की कीमत क्या होती है। देखिए ये बहुत जरूरी है कि गलत ऑब्जेक्टिव या गलत डेटा ना बताया जाए। झूठ के पुलंदों से या झूठ के कागज के फूल खिलाने से कभी खुशबू नहीं आ सकती है। यही बात मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को समझने की जरूरत है कि अगर आप झूठे आंकड़े देंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे आंकड़े जनता को समझ में आएंगे। सबको याद है कि किस तरीके से पर्ची खर्ची की सरकार चलती थी, और मुझे लगता है कि मैं संजीव जी की बात को थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया प्रवीण जी, आपने इनसे साफ साफ प्रश्न पूछा था कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये बता ही नहीं सकते। मैं बताऊं, आप किसी भी कांग्रेसी प्रवक्ता से आप पूछ लेंगे, ये लोग इस बात का जवाब दे ही नहीं सकते। क्योंकि मैं बताती हूँ कि जब इनके यहाँ जब रैलियां होती हैं या सभाएं होती हैं, तब हुड्डा साहब अपनी सभा में किसी वरिष्ठ दोनों नेताओं की फोटो नहीं लगाते, और जब शैलजा जी सभा कर रही होती है, रैली कर रही होती है, पदयात्रा कर रही होती है, तो इन दोनों नेताओं की फोटोग्राफ्स नहीं लगती हैं। और ये बात सत्य है, सबको मालूम है। ये लोग आधा घंटा किसी कमरे में बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहस लड़ाई तक पहुंच जाती है। और क्योंकि इनके अंदर इस लेवल का एग्रेशन है कि ये इस तरीके की बैठकें कर ही नहीं पाते हैं। और ये एकदम साफ दिखाई देता है कि जब आला कमान, प्रियदर्शनी जी मुझे लगता है अगर आपने बोल लिया, मैं नहीं चाहता कि आप कांग्रेस के बारे में और कमल जी बीजेपी के बारे में आप दोनों बोले। मैं जब पैनल पर आपको बुलाता हूं तो मैं एक ऐसे सम्मानित मेहमान के तौर पर कि आपकी पार्टियों के विषय में मैं कुछ जान पाऊं, इसकी अपेक्षा मैं करता हूं। और अगर आप इसी तरह से एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे तो वो किसी को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि कमल जी कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ अच्छा बोलें या आप कांग्रेस के बारे में अच्छा बोलें, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों का अपना अपना एक प्रवक्ता का धर्म भी है। कमल जी आप काफी कुछ बोल चुकी हैं, अब अगर आप इजाजत दें तो देवकी नंदन जी को थोड़ा चर्चा में शामिल कर लूं। वो 10 सेकंड के लिए, हाँ बोलिए 10 सेकंड ले लीजिए आप। जी हाँ, मैं ये कह रही थी, ये जो कहते हैं हमारा एक ही परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 10 में से 6 उधार के थे, नारे 400 पार के थे। चंदा धंधा छापा तो ये तो इनका चला ही चला है, चंदा चोर पार्टी। फिर वही मैं अभी इतना मैंने आप लोगों का समय लेते हुए, मैंने आपका समय एक तरीके से बर्बाद करते हुए इतनी लंबी बात बोली, फिर आप उसी, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मुझे तो लग रहा था इसका जवाब देने वाली हैं आप। नहीं सुनिए, वो हमारा आला कमान तय करेगा, सीधी सी एक बात है। हाँ, नहीं मैं क्यों बोलूं, जब हमारा आला कमान बैठा है तो मैं एक छोटा प्रवक्ता या छोटा सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है हरियाणा में? देखिए सुनिए, एक कार्यकर्ता के नाते बता दीजिए आपका सबसे बड़ा चेहरा कौन सा? सुनिए सर, मैं बात सुनिए प्रवीण जी,
मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भाजपाई नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, सीएम का चेहरा कौन होगा वो हमारी आला कमान ही तय करेगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, आप चाहे मेरे से 10 बार पूछेंगे तब भी नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है देवकी नंदन जी, आपने सुन लिया चर्चा को। जो हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी बात करते हैं और थोड़ा हरियाणा में की जब चर्चा होती है तो इस तरह से होता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी डॉक्टर संजय ने एक एनालिसिस रखी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, तो दूसरी तरफ वहाँ जो सिर फुटअव्वल या अलग अलग खेमेबंदी है वो एक चुनौती कांग्रेस के लिए देखने को मिलती है। हरियाणा का चुनाव सचमुच इस बार आपको क्या लगता है, किन मुद्दों पर हो रहा है, कौन सी चीज़ें हावी हैं? नहीं, देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है वो पहला मुद्दा तो एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, कुछ टिकट काटे गए हैं, करीब 8 लोगों के टिकट काटे गए हैं, उनमें एक मिनिस्टर भी है, लेकिन टिकट कटने से एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी कम तो होती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं होती तो जो नायब सिंह सैनी साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, वो करनाल सीट से चुनाव लड़े थे। इस बार जब उनको टिकट दिया गया है तो वो अपनी सीट खुद बदल लिए हैं। कोई तो वजह होगी सीट बदलने की, वहां एक नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है, पहला। दूसरा, हम लोगों को 2014 से इस पूरे उसको देखना चाहिए कि हमारा 2014 से हम किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं हरियाणा के। हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती थी और करीब 35% वोट बीजेपी ने हासिल किया था और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और जो इनेलो है वो 19 सीट जीता था। लेकिन 2024 में बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ा, 33 से 36 हो गया, 36.5 हो गया, लेकिन बीजेपी की जो सीटें हैं वो 47 से घट करके 40 रह गई। लेकिन जो कांग्रेस का जो जंप है वो बहुत जबरदस्त है, 24 से 4% वोट उसका शेयर बढ़ता है और कांग्रेस 31 सीट जीत करके आती है। तो कहने का आशय ये है कि कांग्रेस लगातार 2014 के बाद से वहां बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाले हुए है। और ये जो चुनाव है इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं हरियाणा को लेकर के, अगर आप देखेंगे तो। पहला, अग्निवीर का मुद्दा है। अग्निवीर का मुद्दा इस वजह से बड़ा है क्योंकि आज ही मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर विचार कर रही है, आरएसएस इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि अग्निवीर योजना को वापस ले लिया जाए। जी जी। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अग्निवीर की इतनी तारीफ करते रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है अग्निवीर योजना को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है? अगर ये विचार ही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है इस पर तो एक अलग से डिस्कशन पूरा हो सकता है। बिल्कुल डिस्कशन, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब अग्निवीर योजना का ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हरियाणा में पड़ेगा। और जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे डॉक्टर संजय, उस पर भी थोड़ा मैं एक एक करके मुद्दे पर आ रहा हूं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां है, अग्निवीर के बाद वहां किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा आज भी सुलझा नहीं है। किसान एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं और वो मुद्दा अभी तक भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार ने नहीं सुलझाया है। तो किसान इस बात को लेकर के, आ रहा हूं प्रियदर्शनी जी, आ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट का बंटवारा किया है सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सरकार में आई है, हिंदू मुसलमान तो उसने बांट ही दिया है, जातियों को एक इतने छोटे छोटे कुनबे में बांट दिया है जिसे हम जातीय समीकरण कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये हमारे समाज के लिए कितना घातक है, मैं ये बात अभी ये पैनल में बैठे सारे लोग समझ रहे हैं। ये तो आप सभी राजनीतिक दलों की तरफ से देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रहेगी। गया है, आपको लगता है कांग्रेस इससे अछूती रहेगी, इनेलो या कोई भी इससे अछूता रहेगा? नहीं, कोई पार्टी इससे, देखिए, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं रहेगी। एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या इतना जातिगत समीकरण था? क्या इतना सामाजिक समीकरण था? नहीं था। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां अब कुछ ज्यादा ही हो गया 2014 के बाद। लेकिन
जातिगत नहीं, हम समीकरण जैसे देखिए, मैं इस पे भारतीय थोड़ा जनता डिफर पार्टी में करूंगा। साधे हम हैं। कर्नाटक में लिंगायत वो का लिंगा देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं। अगर आप ऐसे सब- कहेंगे तो ये- कहाँ के ये- समीकरण ये नहीं निकाल, ये ये है अगर गलत। ये अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अगर इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, पूरी तरह आपके साथ हूं। लेकिन ये ऐसी राजनीतिक मजबूरी है जिससे कोई दल अछूता नहीं। जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस कर रही मैं है। कहाँ मना कर रहा हूं, मैं तो ये मना ही नहीं कर रहा हाँ, हूं कि बिल्कुल इससे ठीक कोई है। अधूरा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीज बोया, लेकिन इसका 2024 के चुनाव में फायदा किसने उठाया? इंडिया ब्लॉक पे उठाया। अगर वो इंडिया ब्लॉक वहां पर चुनाव उसी तरीके से लड़ता है जैसे 2024 के ठीक। लोकसभा चुनाव में सर, लड़ेगा, अब क्योंकि अंतिम दौर में है, डॉक्टर संजय भी कहना चाहो, उस प्रियदर्शनी समी- के उस दिमाग में बहुत सारे समीकरण जवाब भी आ गए इंडिया होंगे, तो ब्लॉक उनसे भी को मैं ज्यादा पूछूंगा। फायदा होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता बस पार्टी से ज्यादा। डॉक्टर संजय नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टियां कैसे स्टैंड बदलती है। मंडल कमीशन के विरोध में कांग्रेस कैसे खड़ी थी, राजीव गांधी कैसे खड़े थे, वो दौर भी याद कर लीजिए। और वही राहुल गांधी जी आज कहते हैं कि जातीय जनगणना से ही हम कल्याणकारी योजनाओं को ले जाएंगे, या उसी से हम राजनीति को हम तय करेंगे कि राजनीति की दिशा और दशा तय कैसे होगी। कांग्रेस ने भी तो अपना स्टैंड बदला। तो पार्टियां स्टैंड बदलते रहती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस तो मैंने और बात क्षेत्रीय बोली, इससे दलों कोई में भी बांट अछूता करके नहीं है। लेके मेरा जाना। भी तात्पर्य यही था। प्रियदर्शनी जी, तो मैं पहले देवकी जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। देवकी जी ने ये बात मुद्दा उठाया कि क्या हमने किसानों के एमएसपी पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैं जानकारी के लिए दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दी है, और किसानों को यानी कि सरपंचों को हमने 21 लाख रुपए का जो उनका कहते हैं ना, जो फंडिंग होती है वो हमने दे रखी है, और ये मिलेगी। और जब हम तीसरी बार सरकार में आएंगे तो हम इसे बेहतर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि ये वही कांग्रेस है जिनके लिए जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान से दिया था। जहां पे मंडल कमीशन की बात संजय जी ने कही है, मंडल कमीशन में कितने लोगों ने अपनी जानें खुआई हैं, ये सबको मालूम है। एक सिविल वॉर की स्थिति आ गई अगेन थी। बहुत लंबा, हमें ये इसमें नहीं हम बहुत भूलना ज्यादा ऐतिहासिक नहीं, पृष्ठभूमि पर नहीं जाते हैं। कमल जी, फटाफट अपना एक आप इस पर रिमार्क कुछ देना जी, मैं कहूंगी जैसे कि उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि 2014 से ये चीजें बहुत बढ़ गई, उससे पहले इतना नहीं था। कांग्रेस का भी राज बहुत साल रहा, बीच में भाजपा का भी रहा। तो 4 दंगे इन्हीं के टाइम पे हुए। 1966 से जब हरियाणा बना था, 2014 तक एक भी दंगा नहीं था। अच्छा भाईचारा था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था हरियाणा का। तो 4 दंगे इन्होंने करवाए। राम रहीम को बार बार पैरोल ये देते हैं, बलात्कारियों को साथ में ये बिठाते हैं, न्याय नहीं देते, पहलवान बेटियों को रौंदा जाता है। और एक बात कहना चाहती हूँ, सरपंचों को 21 लाख की बात कर रही थी, इनको सरपंचों की नेत्री का भी नाम नहीं पता होगा। मैं बता देती हूँ, मेरी उनसे डिबेट हुई है, उन्होंने कहा हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। ये झूठ पर झूठ ही बोलते चले जाते हैं। उन्होंने भी अभी 50,000 पद, उनको भी नायब सैनिक को भी याद आए जब ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों के पाले में गेंद डालने का मतलब है कि ये चर्चा अनवरत चलती रहे। हालांकि ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष तो रखा, लेकिन दूसरी पार्टियों के विषय में आप ज्यादा बोलते दिखाई दिए। आप दोनों का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर संजय, आपका धन्यवाद। देवकी नंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।